हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। एलएन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रियंका द्विवेदी एलएन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एमए होम साइंस के थर्ड पेपर के सिलेबस यानी कि लाइफ स्पॉन डेवलपमेंट में हम लोग बालक के विकास पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें अब तक हम लोगों ने बाल मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, उसके बाद बालक के विकास के ऊपर प्रभाव डालने वाले कारक, बालक के विकास का आधार बनने वाले सिद्धांत और बालक के विकास के चरण में जो अवस्थाओं का वर्गीकरण है उसके बारे में हम लोगों ने बात की। हमने देखा कि किस तरीके से हर्लॉक के वर्गीकरण के अनुसार बालक के विकास को गर्भकालीन अवस्था और गर्भ के बाहर की अवस्था दो भागों में यानी कि प्री नेटल और पोस्ट नेटल डेवलपमेंट में दो सेगमेंट में बांट करके इसके अध्ययन को सरल बनाया गया। तो चूंकि हम अभी तक प्री नेटल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे थे कि प्री नेटल डेवलपमेंट जो कि बच्चे का माता के गर्भ में होता है उसे 3 चरणों में बांटकर हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने डिंबावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भावस्था, इन 3 अवस्थाओं को बेहतरीन तरीके से समझा। इसके बाद हमने देखा कि बच्चे का माता के गर्भ से जन्म लेने की जो प्रक्रिया है यानी कि प्रसव की प्रक्रिया वो प्राकृतिक तौर पर किस प्रकार संपन्न होती है, यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक डिस्कशन कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे अपने पोस्ट नेटल डेवलपमेंट की, क्योंकि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद से जो अवस्था प्रारंभ होती है उसे हम पोस्ट नेटल डेवलपमेंट की कैटेगरी में रखते हैं। पोस्ट नेटल डेवलपमेंट यानी कि जो बच्चे की नेटल अवस्था जो उसका बिल्कुल नवीन स्वरूप है, जो बिल्कुल तुरंत का जन्मा हुआ बच्चा है, वहाँ से लेकर उसकी पूरे जीवन पर्यंत जो चलने वाली विकास की प्रक्रिया है, इसका अध्ययन हम लोग पोस्ट नेटल डेवलपमेंट में करते हैं। देखिए, बच्चे का जो विकास है ना वो बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। जितना वो साइंटिफिकली जटिल प्रतीत होती है उतना ही वो मनोवैज्ञानिक स्वरूप में भी जटिल प्रतीत होती है। कैसे? अगर साइंटिफिकली एक बॉडी की फिजिक्स देखी जाए, उसकी फिजियोलॉजी के बारे में एनाटॉमी देखी जाए, तो पूरी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बहुत जटिल संरचना का है, जिससे कि सभी जो अंग तंत्र हैं वो हमारी बॉडी में कैसे सिस्टमेटिक वे में काम करते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। वैज्ञानिक जगत के लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य है कि एक ह्यूमन बॉडी की जो सेटिंग है, जो एक दूसरे सिस्टम का बॉडी के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है वो अपने आप में बहुत अद्भुत है, और शायद इसीलिए हम इसे ईश्वर की अतुलनीय जो संरचना है उसका दर्जा हम देते हैं। तो मानव शरीर है वो मानव शरीर ऐसे ही नहीं विकसित हो जाता है। बहुत सारे अध्ययनों, बहुत सारे रिसर्चेज, बहुत सारी ऐसी खोजें हुई हैं कि किस तरीके से व्यक्ति का विकास जो है वो सर्वांगीण तौर पर इस आधुनिक दौर में जैसा एक ह्यूमन बॉडी का डेवलपमेंट हमें दिखाई देता है वो यहाँ तक आखिर कैसे पहुँचा है। प्राचीन समय में तो ऐसा नहीं था, हमारे पूर्वज ऐसे नहीं थे। धीरे धीरे डेवलपमेंट आगे बढ़ता चला गया। आज की जो सिचुएशन है वो अब हम यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे कि करेंट जो हमारी जनरेशन है उसमें इतने सारे रिसर्चेस के बाद जो उपलब्धियाँ या जो भी पॉइंट्स हमें मिले हैं उसको हमें अब देखना है कि एक बालक के विकास में कौन कौन सी चीज़ें अपनी भूमिका निभाती हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं हमारे पोस्ट नेटल डेवलपमेंट की। पोस्ट नेटल डेवलपमेंट की, जिसमें आप देखेंगे पोस्ट नेटल डेवलपमेंट को भी जनरली 2 भागों में बांटा जाता है। पहली चीज़ तो आप ये समझिए, पोस्ट नेटल डेवलपमेंट में वे सारी अवस्थाएं आती हैं जो व्यक्ति जन्म लेने के बाद जिनसे होकर गुजरता है। इसके बारे में तो मैंने पहले ही आप लोगों को हर्लॉक के वर्गीकरण में पहले भी बताया है कि क्या होती है शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। इन सारी अवस्थाओं के बारे में हमें पढ़ना होगा जो पोस्ट नेटल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं।
पोस्टनेटल डेवलपमेंट में जो सबसे पहली अवस्था होती है वो होती है शैशवावस्था या इन्फेंसी। अब ये इन्फेंसी कितने देर तक की होती है, कितने समय की होती है? देखिए, गर्भावस्था के बाहर जो बच्चा जब सबसे पहले अपना कदम रखता है या सबसे पहले जब जन्म लेता है तो इस अवस्था को, शैशवावस्था को, 2 भागों में बांट लिया जाता है। ठीक है, एक होता है पार्ट्यूनेट और दूसरा होता है नियोनेट। क्या होता है? पार्ट्यूनेट और नियोनेट। जो पार्ट्यूनेट की अवधि होती है, अवस्था होती है, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो बच्चे के जन्म से 30 मिनट की अवधि होती है। 30 मिनट की जो टाइम पीरियड है वो क्या कहा जाता है? वो पार्ट्यूनेट के नाम से जाना जाता है। और जन्म से ये जो 30 मिनट के बाद 30 दिन की जो अवधि है, यह किस नाम से जानी जाती है? यह नियोनेट के नाम से जानी जाती है। इसे भी हम 2 कैटेगरी में बांट करके देखते हैं। अब पार्ट्यूनेट क्या है? पहले पार्ट्यूनेट और नियोनेट को समझने से पहले ये देखिए कि शैशवावस्था जो है कितने समय तक की होती है। तो ये जो है जन्म से लेकर के 2 सप्ताह तक की होती है। कब तक की होती है? जन्म से लेकर के 2 सप्ताह तक की होती है। अब ये 2 सप्ताह कैसे हरलाख का कहना है कि ये जन्म से 2 सप्ताह तक की होती है। वहीं पर कुप्पुस्वामी का कहना है कि नहीं, ये जन्म से लेकर के 3 सप्ताह तक की होती है, 3 वर्ष तक की होती है। वहीं पर क्रो ने कहा है कि यह 6 वर्ष तक की होती है, जिसमें बच्चा चलना फिरना, उठना बैठना, दौड़ना रेंगना सब कुछ सीख लेता है। इसी अवस्था को शैशवावस्था का है। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के मत पर जब हम जाएंगे तो हमें यह मिलेगा कि सबके अपने अलग अलग विचार हैं। लेकिन चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम हरलाख के वर्गीकरण को पढ़ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर हरलाख के विचार को ही सर्वोपरि रखते हुए अपने अध्ययन को, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए ये देखेंगे कि शैशवावस्था क्या है। शैशवावस्था का समय तो जन्म से 2 सप्ताह तक का होता है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आप देखिए कि ये जो जन्म के 30 मिनट तक की जो अवस्था होती है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट अवस्था होती है। क्यों? क्योंकि यही वह अवस्था है जिसमें बच्चा अपनी माता से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। बच्चा अपनी माता के शरीर से अलग होता है। ये अवस्था जो है वो अपनी कुछ विशेषताएं रखती है। जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या क्या होता है, ये माता के शरीर से ये स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है, बच्चा क्या हो जाता है? स्वतंत्र जीव बन जाता है। उसके बाद स्वतंत्र जीव है, लेकिन क्या है? पराश्रित है। क्या है? पराश्रित है। अभी यह स्वतंत्र जरूर है लेकिन आत्मनिर्भर नहीं है। आत्मनिर्भरता का मतलब क्या हो गया कि वह खुद से खा पी ले, खुद से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले। ऐसे ही लोगों को ऐसी स्थिति को क्या कहा जाएगा? ऐसी स्थिति को स्वतंत्रता की स्थिति कहते हैं। लेकिन यहाँ पर स्वतंत्रता का मतलब है एक नवजात शिशु का अपनी माता के शरीर से पृथक होना, यानी कि उसकी जो एमनिकल कार्ड है उसका जो है काट दिया जाना। गर्भनाल को काट कर बच्चे को माता के शरीर से अलग करना ही क्या कहलाता है? बच्चे की स्वतंत्रता के नाम से भी जाना जा सकता है। अब जैसे देखिए ये क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे की जो मूल प्रवृत्तियां होती है ना, जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, बच्चा उनके साथ जन्म लेता है। जैसे क्या है बच्चे की मूल प्रवृत्ति? क्या है बच्चे का मूल प्रवृत्ति? है रोना, सांसों का चलना,
अपने परेशानियों में अपनी पीड़ा को प्रकट करने के लिए संवेगों को यानी कि रोते हुए अपनी भावनाओं को प्रकट करना। तो उस समय तक तो बच्चे के अंदर संवेग का डेवलपमेंट इतना अधिक नहीं हुआ रहता है या न के बराबर होता है। केवल भय, क्रोध और प्रेम, केवल ये 2 ही 3 चीज़ें ही केवल मूल प्रवृत्तियाँ विकसित हुई होती हैं। चौथा पॉइंट आप देख सकते हैं कि बच्चा इस समय क्या है, समायोजन की अवस्था में होता है। कहाँ होता है, ये समायोजन की अवस्था कही गई है। अब ये बच्चे के लिए आप कहेंगे कि अभी अभी तो बच्चे ने जन्म लिया है, वो समायोजन किस चीज़ का करने लगा, बिल्कुल करने लगा। बच्चा जो है यहाँ पर तापक्रम से, वातावरण से, अपने श्वसन तंत्र से, श्वसन तंत्र और बाकी सभी जितने भी शारीरिक अंग तंत्र होते हैं, अन्य अंग तंत्र, ये सभी क्या है, बच्चे के इसी समय काम करना स्टार्ट करते हैं। जैसे बच्चा जैसे ही जन्म लेता है ना, माता के शरीर के अंदर जो तापमान होता है वो तो स्टेबल होता है, वो बहुत ही ज़्यादा परिवर्तित नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। लेकिन क्या है, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उसे पृथ्वी के वातावरण पर आते ही तुरंत उसे क्या मिल जाता है, उसे एक विशेष प्रकार का तापक्रम मिलेगा, गर्मी मिलेगी, सर्दी मिलेगी। तो वहाँ पर उसके शरीर को उस तापक्रम के साथ क्या करना पड़ता है, समायोजन करना पड़ता है। वातावरण में और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कहने का मतलब ये है, बारिश का मौसम है या ठंड बहुत ज़्यादा है या बर्फीला एरिया है, जैसा भी है, जो भी वातावरणीय कारक होते हैं उन सभी से बच्चे को समायोजन करना पड़ता है। उसी समय जब बच्चा जन्म लेते ही तुरंत उसके रोने से, ठीक है, उसके क्रंदन से उसका श्वसन तंत्र काम करना प्रारंभ कर जाता है। बच्चा अगर रोता नहीं है, इसका मतलब है कि उसके फेफड़े में ऑक्सीजन नहीं भरी, वायु नहीं भरी और उसका श्वसन तंत्र काम करना स्टार्ट नहीं किया। इसीलिए कहा जाता है कि श्वसन तंत्र का एक्टिव होना इस बात का प्रमाण है कि बच्चे ने तेज आवाज में क्रंदन किया है। अन्य अंग तंत्र, अब बच्चा ऐसा थोड़ी है कि बच्चा माता के गर्भ में है तो वो अपने पसंद की चीज़ें माँ से लेकर के खा रहा है और उसका जो सुसु पॉटी जो पूरा उसका उत्सर्जन तंत्र है वो भी काम कर रहा है, पाचन भी काम कर रहा है, कुछ नहीं। माता के शरीर के अंदर बच्चे का कोई भी तंत्र स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करता है। बच्चा जो है वो अंदर अभी तक जो भी क्रियाएं उसकी बॉडी में संपन्न हो रही थी वो आहार नाल के माध्यम से उसके शरीर में संपन्न हो रही थी, और बच्चे ने जैसे ही जन्म लिया, जन्म के तुरंत बाद ये सारी क्रियाएं स्वतंत्र रूप से उसके शरीर में प्रारंभ हो जाती हैं। तो सोचिए, बच्चे को भी बहुत तकलीफ होती है, जितना बच्चे को जन्म देते समय माँ को दर्द होता है उसी तरीके से बच्चे को भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है जन्म लेना, मतलब बातों बातों में लोग कहते हैं ना कि फला काम करने के लिए तो तुम्हें एक जन्म लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, आपको एक नए जीवन के लिए, यानी कि वो बहुत कठिन कार्य है, बहुत जटिल कार्य है, जन्म लेना बहुत कठिन कार्य है, वो इतना ईजी नहीं होता है। लेकिन चूंकि उस समय बच्चे के अंदर इतने सारे संवेगों का, भावनाओं का, विचारों का कोई विकास हुआ ही नहीं है, इसीलिए उसका आभास नहीं होता है। जैसे जैसे समय बीतता है, अवस्थाएं बीतती हैं, उसके अंदर बाकी सारे डेवलपमेंट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसे बाकी सभी क्रियाओं का, विचारों का आभास होना शुरू हो जाता है। तो ये आपने देखा, ये जो पार्ट्यूनेट का पीरियड है वो जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था को कहा जाता है, जिसमें बच्चा अपनी माता के शरीर से पृथक होकर एक स्वतंत्र बच्चे के रूप में पृथ्वी पर आ जाता है। वो पराश्रित होता है। पराश्रित क्या क्या मतलब हो गया, पराश्रित का मतलब है कि बच्चा अभी ना तो खुद से अपनी भूख शांत कर सकता है, ना ही खुद से अपने शरीर से उत्सर्जित हुए वेस्ट मटेरियल जो उसका है उसको वो हटा के साफ कर सकता है। या ऐसा तो नहीं है ना कि बच्चा जन्म लेते हुए देर नहीं हुई और वो तुरंत जो है सुसु पोटी के लिए वॉशरूम में जाना स्टार्ट कर दे, नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। बच्चे की पूरी कंप्लीट केयर करने के लिए उसके परिवार के सदस्य उसका पूरा ध्यान रखते हैं। यानी कि बच्चा क्या है, अपने परिवार के सदस्यों पर आश्रित होता है।
मूल प्रवृत्तियों के बारे में मैंने बता ही दिया है, समायोजन तो आप देख ही रहे हो। तो इस तरीके से ये जो अवस्था होती है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज है। इसमें बच्चे को अपने वातावरण से, अपने शरीर का जो मेंटेनेंस है, जो बैलेंस बनाना है वातावरण के साथ, वो इसी अवस्था में प्रारंभ होता है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि शैशवावस्था की अपनी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। इस अवस्था में ना बच्चों की कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे शैशवावस्था की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, जिसको हम देखेंगे। बच्चा शैशवावस्था में अपरिपक्व होता है। अपरिपक्व यानी इमेच्योर, यानी कि बच्चे के अंदर ऐसी कोई मैच्योरिटी डेवलप नहीं हुई है जिससे वो अपनी क्रियाओं को, अपनी आवश्यकताओं के लिए पूरी तरीके से एक मैच्योर बिहेव करने लगे। भाई बच्चा है, बच्चा छोटा है, वो क्या कर रहा है? वो अभी ना कुछ सोच सकता है, ना किसी को पहचान रहा है, ना उसे अपना पराया से कोई फर्क पड़ने वाला है, ना ही उसे ये पता चल पा रहा है कि कौन इसके रिश्तेदार है और कौन बाहरी दुनिया है। मतलब ये है कि बच्चे के अंदर जो व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो बिल्कुल पूरी क्या है? अक्षमता और अपरिपक्वता उसके अंदर अभी तक उपस्थित है। बच्चा पराश्रित है। मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया कि पराश्रित होने का मतलब बच्चा अपनी हर छोटी मोटी ज़रूरत के लिए क्या है? अपने परिवार के सदस्यों पर आश्रित है। मूल प्रत्यात्मक व्यवहार। मूल प्रत्यात्मक व्यवहार का मतलब जैसे बच्चे का अंगूठा चूसना, अपने हाथ पैर को फेंक करके खेलना, कुछ लटकती हुई कोई रंगीन वस्तु को देख ऐसे लटका दीजिए तो 1-2 महीने का जो बच्चा है ना, उसको देख करके क्या करेगा? वो बहुत ही उत्साहित होगा, बहुत ही खुश होगा, ठीक है? तो वो खेलना स्टार्ट करेगा। मतलब ये कि वो अट्रैक्ट करती हैं चीज़ें उसको खुश रखने के लिए ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। तो वहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है? वहाँ पर वो एक छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के भी क्या कर रहा है? बहुत छोटी छोटी क्रियाएं कर रहा है। भूख लग रही है तो अंगूठा चूस रहा है, उसको उसका बिस्तर गीला हो रहा है तो वो चिल्लाना स्टार्ट कर दे रहा है, रोना स्टार्ट कर दे रहा है। अपनी माँ को देखता है, क्योंकि बच्चा जो है वो 1-2 दिन के अंदर ही अपनी माता के स्पर्श को पहचानना शुरू कर देता है। पहले वो माँ के स्पर्श को पहचानता है, उसके बाद वो पिता को पहचानता है, फिर या परिवार के जो भी सदस्य उसके पास नज़दीक हैं या उसके साथ लगातार टच में हैं तो वो उनके साथ क्या करता है? अपने उनको पहचानना वो प्रारंभ कर लेता है, उनके स्पर्श को पहचानना प्रारंभ कर लेता है। संवेगशीलता। संवेगशीलता का मतलब ये है कि छोटे बच्चे के अंदर भय होता है, क्रोध होता है और प्रेम होता है। ये केवल 3 संवेग जो है शैशवावस्था में बच्चे के अंदर पाए जाते हैं। उसे किसी भी चीज़ से डर लगता है तो वह रोना प्रारंभ कर देता है। उसे जब भूख लगती है तो उसे क्रोध आता है, या फिर उसको कोई ऐसी भी क्रिया, कोई अगर उसको टीज कर रहा है, जैसे वो सोया हुआ है, उसको किसी ने हिला के ज़बरदस्ती उठा दिया तो वो रोना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे में क्या होता है? बच्चे को क्रोध आ गया, गुस्सा आता है उसको, फिर वो जिदपना करना स्टार्ट कर लेता है। तो ये होता है प्रेम। मतलब कि जो भी उसको प्रेम से खिलाता है, उसको बुलाता है, उसको पुचकारता है, तो उसको देख करके उसको मुस्कुराहट आती है, उसको हंसी आती है, उसको अच्छा लगने लगता है। तो ये केवल 3 संवेग जो है उसके अंदर डेवलप होते हैं। और व्यक्तिगत भिन्नता, जैसा कि हम सभी को पता है कि कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर सेम टू सेम हूबहू एकदम एक दूसरे के जैसा ही अभी तक जन्म नहीं ले सका है। सबके अंदर कोई ना कोई भिन्नता पाई ही जाती है। तो व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक बच्चा क्या है? दूसरे बच्चे से भिन्न होता है। यहाँ तक कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो भी एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। समायोजन की अवस्था। शैशवावस्था समायोजन की अवस्था है। ऐसे में इस अवस्था में बच्चा तापक्रम, वातावरण, पोषण, श्वसन एवं उत्सर्जन, इन सभी क्रियाओं के साथ वातावरण से, पर्यावरण से अपना समायोजन कर रहा होता है। तो ये है आपका शैशवावस्था, जिसको हम लोगों ने देख लिया। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक छोटे बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यही वो सारी कसौटियां हैं जिस पर परख कर हम बच्चे के स्वस्थ होने को
जांच पाते हैं, परख पाते हैं। जैसे बच्चा अगर रो रहा है तो इसका मतलब बच्चा स्वस्थ है, बच्चा नहीं रो रहा है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, बच्चा गूंगा है, या बच्चे की शरीर के अंदर की सभी क्रियाएं अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही हैं, जिसको हम लोग तुरंत जब बच्चा जन्म लेता है तो अबगार स्केल से डॉक्टर्स इन सारी चीज़ों को मेज़र कर लेते हैं कि बच्चे के शरीर के अंदर की सभी चीज़ें समुचित रूप से व्यवस्थित रूप से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, तो हमें पता चल ही जाता है डॉक्टर के माध्यम से। लेकिन बाकी कुछ चीज़ें भी हैं, जैसे ये सारी विशेषताएं हैं, ये शैशवावस्था को बाकी अवस्थाओं से भिन्न करती हैं। देखिए, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये जो क्रियाएं होती हैं, या ये जो बिंदु होते हैं ना, ये सभी क्या है, किसी भी एक, ये सभी क्या है, इस अवस्था के विकासात्मक कार्यों के रूप में जाने जाते हैं। अगर ये सारी क्रियाएं बच्चा इस अवस्था में नहीं करता है और अगली अवस्था में जाकर के करता है, इसका मतलब बच्चा क्या है, मंदबुद्धि माना जाएगा। अगर बच्चा पहले ही करता ही नहीं है तो इसका मतलब बच्चा स्वस्थ नहीं है, और अगर ये सब कुछ हो रहा है उसके साथ, इसका मतलब है कि बच्चा क्या है, स्वस्थ है। ठीक है, तो ये सारे मेजरमेंट स्केल के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं।